विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया कि आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर थर्ड टेरिडोफाइटा एंड पैलियोबॉटनी के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स अर्थात टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण याद करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके ध्यान में होने चाहिए। स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक जनरेशन तथा टेरिडोफाइट्स के मुख्य लक्षण आपके ध्यान में होने चाहिए। यहाँ पर आप वर्गीकरण शब्द आते ही अपने मस्तिष्क में एक प्रेशर ना आने दें। वर्गीकरण स्टेप बाय स्टेप आप याद करें। जहाँ तक वर्गीकरण के ऊपर क्वेश्चन की जो बात है, आप सामान्य जो है वो वर्गीकरण की प्रस्तावनाओं में वर्गीकरण का आरंभ किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से इसको आगे से आगे वर्गीकरण करते गए तथा मुख्य केंद्र जो है वो आपका किसी सर्वमान्य वर्गीकरण या जो आपके सिलेबस में सम्मिलित वर्गीकरण है उसकी रूपरेखा, उसकी विशेषताएं, उसमें सम्मिलित जो ऑर्डर्स, फैमिलीज और जीनस जो रखे गए हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। पहले आप जो बड़े वर्गों में वर्गीकृत किया गया इस समूह को उसको याद करें। उसके बाद में उसके अंदर जो है वो आप स्टेप बाय स्टेप जाएं। इससे आपको वर्गीकरण याद करने में और वर्गीकरण को समझने में सहायता मिलेगी। तो आरंभ करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण। टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण विस्तृत एवं जटिल है, क्योंकि इस समूह में अनेक पादप ऐसे हैं जो विलुप्त हो चुके हैं और वर्तमान में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। वे केवल फॉसिल के रूप में मिलते हैं। जैसे जैसे फॉसिल की खोज होती है, टेरिडोफाइट्स के वर्गीकरण में कहीं न कहीं विचलन आता है। हम पूर्व में किसी एक पैरामीटर्स या लक्षण के आधार पर कुछ समूह में इसको बांटते हैं, लेकिन फॉसिल्स के आने के बाद में इसकी रूपरेखा में परिवर्तन करना उचित होता है। जब जब ऐसे जीवाश्मी स्वरूपों की खोज होती है तब तब उनके वर्गीकरण का तत्कालीन प्रचलित पद्धतियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि समय विशेष पर जो वर्गीकरण प्रणाली संतोषप्रद एवं सर्वमान्य प्रतीत होती है वह कुछ ही समय के पश्चात त्रुटिपूर्ण व अमान्य होने लगती है। काफ़ी लंबे समय पूर्व वनस्पति शास्त्रियों ने 7 पादपों को 2 डिवीजनों टेरिडोफाइटा एवं स्पर्मेटोफाइटा में वर्गीकृत किया। टेरिडोफाइटा में बीजाणु उत्पन्न करने वाले पादप रखे गए और स्पर्मेटोफाइटा में बीज उत्पन्न करने वाले पादपों को सम्मिलित किया गया। तो यहाँ पर जो टेरिडोफाइट्स को जिम्नोस्पर्म्स के और अन्य समूह से विभेदन करने का जो पैरामीटर था वह बीजाणु द्वारा जनन एवं बीज उत्पन्न करने वाले पादपों के रूप में था। जब बीज उत्पन्न करने वाले फर्न, सीड फर्न्स जिसे हम कहते हैं, जब सीड फर्न्स के बारे में हमें जानकारी मिली तथा पर्ण अवकाश लीफ गैप्स युक्त पौधों की खोज हुई तो टेरिडोफाइटा को इस आधार पर जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म में सम्मिलित करना युक्ति संगत लगने लगा। क्योंकि जब हम जिम्नोस्पर्म को व एंजियोस्पर्म को बीज उत्पन्न करने वाली श्रेणी में रखते हैं तो सीड फर्न्स भी बीज उत्पन्न करने वाले पादप हैं, अतः टेरिडोफाइट को भी इसमें सम्मिलित किया जाना उचित लगा। इस कमी को पूरा करने के लिए एक नई वर्गीकरण पद्धति का प्रचलन हुआ जिसमें सभी संवहनी पादपों को ट्रैकियोफाइटा में रखा गया। अब देखें आप, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि एक पैरामीटर के आधार पर टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म को हमने अलग किया। किस प्रकार से कि बीजाणु उत्पन्न करने वाले पादप टेरिडोफाइट्स, बीज उत्पन्न करने वाले पादप जिम्नोस्पर्म, लेकिन बीच में जब
सीड फर्न यानी बीज उत्पन्न करने वाले फर्न की खोज हो गई, तब हमें इसको भी जिम्नोस्पर्म के साथ रखना पड़ा। तब हमें एक नया जो है वो समूह विकसित करना पड़ा, ट्रेक्योफाइटा, अर्थात सहवनी पादप, जो कि बीज एवं स्पोर दोनों से जनन करते हैं। बीजाणु से जनन करने वाले टेरिडोफाइट्स को भी बीज फर्न के आधार पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के साथ ट्रेक्योफाइटा में वर्गीकृत किया गया। टेरिडोफाइटा के वर्गीकरण पर कार्य करने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो वनस्पति वेता हैं, उन्होंने अपनी अलग अलग प्रमुख पद्धतियां जो विकसित की, उनमें सर्वमान्य प्रेंटल 1874, एम्स 1936, स्मिथ 1938 एवं 1955, टिप्पो 1942, वाडला 1955, के.आर. स्पोर्ने 1962 एवं 1975, बायरहोस्ट 1971 एवं इन सब के आधार पर टेरिडोफाइट्स की एक सर्वमान्य वर्गीकरण पद्धति विकसित हुई तथा इसके अलावा कॉफमैन एवं सहयोगियों ने 1989 में अपनी वर्गीकरण पद्धति का विकास किया। यहाँ पर हम प्रस्तावनाओं के रूप में इन सभी पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। यदि आपको इसमें कठिनाई है तो आप मुख्य बिंदुओं पर जहाँ हम वर्गीकरण को स्पष्ट करें, इसके अलावा टेरिडोफाइट की सर्वमान्य वर्गीकरण पद्धति जो कि अधिकांशतः के.आर. स्पोर्ने के वर्गीकरण पर आधारित है, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। टेरिडोफाइट की वर्गीकरण पद्धतियों में प्रमुख पद्धतियों का जब हम जिक्र करते हैं तो प्रेंटल 1874 द्वारा प्रस्तुत टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण सबसे पहले हमारे समक्ष आता है। इन्होंने टेरिडोफाइटा को 3 वर्गों में विभक्त किया, फिलिसिनी, इक्विटिसिनी और लाइकोपोडिनी। फिलिसिनी और लाइकोपोडिनी दोनों को इन्होंने आगे आइसोस्पोरी और हेटेरोस्पोरी में वर्गीकृत किया। तो ये प्रारंभिक प्रेंटल का वर्गीकरण था, जिसमें टेरिडोफाइटा की वर्गीकरण पद्धति के विकास में एम्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। एम्स ने, जो कि ग्रेट एनाटोमिस्ट रहे हैं, इन्होंने टेरिडोफाइटा को 3 लक्षणों के आधार पर 4 समूहों में विकसित किया। जो 3 लक्षण इन्होंने अपने वर्गीकरण को निर्मित करने के लिए यहाँ पर सम्मिलित किए, उनमें एक पर्ण व तने की प्रकृति एवं संबंध, दूसरा सेवन तंत्र की संरचना और तीसरा बीजाणुधानियों की स्थिति। तो 3 लक्षण को लेकर के एम्स ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। पर्ण एवं तने की प्रकृति एवं इसका संबंध, सेवन तंत्र की संरचना और बीजाणुधानियों की स्थिति। इन 3 लक्षणों के आधार पर इन्होंने जो 4 समूह विकसित किए वह इस प्रकार हैं। समूह 1 साइलोप्सीडा, समूह 2 लाइकोप्सीडा, समूह 3 स्पिनोप्सीडा और समूह 4 टिरोप्सीडा। यहाँ पर आप देखेंगे कि साइलोप्सीडा, लाइकोप्सीडा, स्पिनोप्सीडा और टिरोप्सीडा का वर्गीकरण इन्होंने उपर्युक्त वर्णित तीनों लक्षणों के आधार पर प्रस्तुत किया। इसके पश्चात स्मिथ, जो कि एम्स के समकक्ष वनस्पति वेता रहा है, ग्रेट एनाटोमिस्ट रहे हैं, इन्होंने जो टेरिडोफाइट का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, उसमें इन्होंने टेरिडोफाइटा को 4 वर्गों में विभक्त किया। वर्ग 1 साइलोफाइटिनी, वर्ग 2 लाइकोफाइटिनी, वर्ग 3 इक्विसिटिनी और वर्ग 4 फिलिसिनी। तो अब जैसा कि पूर्व में मैंने बताया कि प्रेंटल का वर्गीकरण लीजिए या एम्स का वर्गीकरण लीजिए, जो लाइन यहाँ पर हम देखें कि सेवनी क्रिप्टोगेम्स को निम्न 4 विकास की रेखाओं क्रमशः साइलोटॉम्स, लाइकोपोड्स, इक्विसिटम्स एवं फर्न्स के आधार पर 4 समूहों में विभाजित करने पर
कई वनस्पतिक वेत्ता जिनमें जिमरमान, एम्स, स्मिथ, कैम्पबेल, आर्नोल्ड्स, एंड्रूज आदि आदि एकमत हैं, चाहे समूह को कोई भी श्रेणी या पद दिया गया हो। ये 4 लाइन कमोबेश टेरिडोफाइट्स में मुख्यतः जो है वो सम्मिलित की जाती हैं और इन 4 लाइनों के आधार पर ही टेरिडोफाइट का वर्गीकरण आधारित होता है। इसके बाद में टिप्पो ने 1942 में टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने ये देखा कि ट्रैकियोफाइटा को एक फाइलम का स्थान दिया और उन्हें निम्न 4 उप फाइलम में वर्गीकृत किया। तो जहाँ पर पहले वर्ग में वर्गीकृत किया जा रहा था, यहाँ पर ट्रैकियोफाइटा को फाइलम एवं इसमें जो 4 उप फाइलम बनाए गए वह इस प्रकार हैं। फाइलम ट्रैकियोफाइटा, उप फाइलम साइलोप्सीडा, उप फाइलम लाइकोप्सीडा, उप फाइलम स्पिनोप्सीडा, उप फाइलम टिरोप्सीडा। ये एम्स द्वारा जो वर्गीकरण पद्धति है उसका अनुसरण यहाँ पर मिलता है। केवल ट्रैकियोफाइटा को फाइलम एवं जो वर्ग निर्मित किए गए थे उनको उप फाइलम नाम दिया गया। इसी प्रकार वाडला 1955 द्वारा जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया, उन्होंने पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता के आधार पर ट्रैकियोफाइटा का निम्न प्रकार से वर्गीकरण प्रस्तुत किया। डिवीजन ट्रैकियोफाइटा, उप डिवीजन साइलोप्सीडा, वर्ग साइलोफाइटिनी, उप डिवीजन लाइकोप्सीडा, वर्ग लाइकोपोडिनी, उप डिवीजन स्पिनोप्सीडा, वर्ग इक्विसिटिनी और उप डिवीजन टिरोप्सीडा, वर्ग फिलिसिनी। यहाँ पर हम देखें कि स्मिथ द्वारा जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था उसका जो अनुसरण इस वर्गीकरण में वाडला ने सम्मिलित किया और अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। के.आर. स्पोर्ने, जो कि टेरिडोफाइट्स में बहुत विख्यात नाम है, के.आर. स्पोर्ने ने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया उसको आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। हम आगे इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर स्पोर्ने ने टेरिडोफाइटा को एक मान्य वर्गीकरण पद्धति के रूप में टेरिडोफाइटा का एक मान्य वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसकी रूपरेखा इस प्रकार से है। टेरिडोफाइटा के वर्गीकरण की प्रमुख पद्धतियां में यदि हम देखें तो के.आर. स्पोर्ने का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। के.आर. स्पोर्ने एक विख्यात टेरिडोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपना वर्गीकरण जो प्रस्तुत किया उसकी रूपरेखा इस प्रकार से है। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे और इन्होंने टेरिडोफाइटा पादपों को 6 क्लास में वर्गीकृत किया। क्लास 1 साइलोप्सीडा, क्लास 2 साइलोटॉप्सीडा, क्लास 3 लाइकोप्सीडा, क्लास 4 स्पिनोप्सीडा, क्लास 5 टिरोप्सीडा। क्लास 5 जो टिरोप्सीडा है उसको 4 सब क्लास में विभक्त किया। सब क्लास 1 प्राइमोफिलिसीज, सब क्लास 2 यू स्पोरेंजेटी, सब क्लास 3 ओस्मंडीडी और सब क्लास 4 लेप्टोस्पोरेंजेटी और क्लास 6 प्रोजिन्मोस्पर्मोप्सिडा। ये उन्होंने जो है वो अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। इसी प्रकार बायरहोस्ट ने 1971 में टेरिडोफाइट्स का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने अपनी पुस्तक मॉर्फोलॉजी ऑफ वेस्कुलर प्लांट्स में सभी सहवनी पादपों अर्थात टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को डिवीजन ट्रैकियोफाइटा में सम्मिलित कर इन्हें 14 क्लास में वर्गीकृत किया। इनमें 9 क्लास केवल टेरिडोफाइट से संबंधित है और वह 9 क्लास जो बायरहोस्ट ने टेरिडोफाइट्स के वर्गीकरण को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के साथ 14 क्लास में वर्गीकृत किया था वह इस प्रकार है। क्लास 1 राइनियोप्सीडा, क्लास 2 जोस्टेरोफिलोप्सीडा, क्लास 3
लाइकोपोडियोप्सिडा। क्लास 4 क्लेडोजाइलोप्सिडा। क्लास 5 इक्विसिटोप्सिडा। क्लास 6 सिनोप्टेरियोप्सिडा। क्लास 7 फिलिकोप्सिडा। क्लास 8 ओफियोग्लोप्सिडा और क्लास 9 मेराटियोप्सिडा। इस प्रकार बायरोस ने अपने वर्गीकरण में प्रारंभिक जो 9 क्लास है वह टेरिडोफाइट्स के लिए वर्गीकृत की। जीवाश्मों की खोज के पश्चात अर्थात जीवाश्मों के आधुनिक तुलनात्मक आकारिकी खोज से ये ज्ञात हुआ है कि ट्रैकियोफाइटा पादप जगत का एक जातिवर्तीय टैक्सॉन नहीं है, बल्कि ये कई स्वतंत्र इकाइयों का एक मिश्रण है। कई आधुनिक वनस्पतिज्ञों जैसे बोल्ड, बेंसन, जिमरमान, तख्तादान आदि ने ट्रैकियोफाइटा को एक टैक्सॉन माना है तथा निम्न टैक्सा को डिवीजन की श्रेणी प्रदान की है। टेरिडोफाइटा की सर्वमान्य वर्गीकरण पद्धति की यदि बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण की वनस्पति नामकरण संहिता के अनुसार प्रभाग के नाम के अंत में फाइटा, उपप्रभाग के अंत में फाइटिना तथा वर्ग के अंत में ऑप्सिडा प्रत्यय का उपयोग करना आवश्यक है। इसी आधार पर सेवनी क्रिप्टोगेम्स का एक पूर्ण तथा सर्वमान्य वर्गीकरण पद्धति की रूपरेखा निम्न प्रकार है। ये ध्यान रहे, पाठ्यक्रम अनुसार हम स्पोरने का वर्गीकरण का अनुसरण करते हैं। जो सर्वमान्य रूपरेखा है उसमें हम देखें कि जो 4 लाइंस हैं उसमें जो आद्य प्रकार के टेरिडोफाइट्स हैं उनमें डिवीजन साइलोफाइटा में एक प्रमुख क्लास जो हम रख सकते हैं साइलोफाइटोप्सिडा, जो कि ICBN के अनुसार है। इनमें 2 ऑर्डर मुख्यतः जो है वो सम्मिलित किए गए हैं। साइलोफाइटेल्स, जिसका कि रिप्रेजेंटेशन राइनिया और हॉर्नियोफाइटोन के द्वारा किया जाता है। ऑर्डर साइलोटेल्स, जिसका कि निरूपण साइलोटम द्वारा किया जाता है। एक टिपिकल जो जीनस है साइलोटेल्स का वह साइलोटम है, जिसे हम विस्क फर्न भी कहते हैं। डिवीजन लाइकोफाइटा को मुख्यतः हम 2 क्लास में वर्गीकृत करते हैं, क्लास ई लिगुलोप्सिडा और क्लास लिगुलोप्सिडा। क्लास ई लिगुलोप्सिडा में ऑर्डर लाइकोपोडियल्स को सम्मिलित करते हैं, जिसका कि रिप्रेजेंटेटिव जीनस लाइकोपोडियम है और आपके सिलेबस में इसको इंक्लूड किया गया है। क्लास लिगुलोप्सिडा और ई लिगुलोप्सिडा मुख्यतः पर्ण के आधार भाग पर लिग्यूल की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम यहाँ पर इन्हें डिफ्रेंशिएट करते हैं। लिग्यूल या जीविका सूक्ष्म छोटी पेपर सदस्य यानी सल्क सदस्य छोटी पर्णनुमा संरचना होती है, जिसे लिग्यूल या जीविका कहते हैं। उसकी उपस्थिति लिगुलोप्सिडा में पाई जाती है, जबकि ई लिगुलोप्सिडा में ये एब्सेंट होती है। क्लास लिगुलोप्सिडा को हम मुख्यतः 4 ऑर्डर में बांटते हैं। ऑर्डर सिलेजिनेल्स, जिसका कि रिप्रेजेंटेशन सिलेजिनेला द्वारा किया जाता है। सिलेजिनेला इसका एक प्रारूपिक वंश है, आपके कोर्स में है। ऑर्डर लेपिडोडेंड्रल्स में जीनस लेपिडोडेंड्रॉन रखा गया है। ऑर्डर आइसोइटेल्स, जिसमें कि आइसोइटिस को सम्मिलित किया गया है। आइसोइटिस वो प्लांट है जो जीवित टेरिडोफाइट है जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। ऑर्डर प्लूरोमियल्स, जिसमें कि प्लूरोमिया वंश रखा गया है। इसी प्रकार डिवीजन स्पिनोफाइटा या कैलेमोफाइटा, यहाँ पर 2 नाम प्रचलित हैं, डिवीजन स्पिनोफाइटा या कैलेमोफाइटा। इसको 2 क्लास में विभक्त किया जाता है। स्पिनोफाइलोप्सिडा, यहाँ स्टार ऊपर लगा, इसका तात्पर्य है कि अधिकांशतः ये फोसिल द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लास स्पिनोफाइलोप्सिडा में एक ऑर्डर रखा जाता है स्पिनोफाइलेस, और इसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्पिनोफाइलम वंश द्वारा किया जाता है। क्लास कैलेमोप्सिडा
क्लास कैलेमोप्सिडा अधिकांशतः फोसिलीकृत क्लास है। इसमें 3 ऑर्डर रखे गए हैं। ऑर्डर कैलेमाइटेल्स, जिसमें कि कैलेमाइट्स वंश वर्गीकृत किया जाता है, और कैलेमाइट्स आपको ज्ञात होगा कि ऐसा फोसिल टेरिडोफाइट है जिसमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती थी। ऑर्डर हाइनियल्स, इसमें हाइनिया जो है वो फोसिल वर्गीकृत किया जाता है, और इस डिवीज़न का अर्थात स्पिनोफाइटा या कैलेमोफाइटा का एक जीवित वंश, केवल एक जीवित वंश संपूर्ण डिवीज़न को रिप्रेजेंट करता है, और आज वर्तमान में केवल यही एक ऑर्डर या वंश है जो जीवित रूप में पाया जाता है। ये ऑर्डर है इक्विसिटल्स, और इसमें गण है इक्विसिटम। वंश है इक्विसिटम। इक्विसिटम केवल एक वंश है जो पूरे डिवीज़न स्पिनोफाइटा या कैलेमोफाइटा को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार डिवीज़न फिलिकोफाइटा या टीरोफाइटा, इसके भी 2 प्रचलित नाम हैं, फिलिकोफाइटा या टीरोफाइटा। इसमें जो क्लास वर्णित की जाती है वह इस प्रकार है। क्लास प्राइमोफिलिकोप्सिडा। क्लास प्राइमोफिलिकोप्सिडा में 2 ऑर्डर रखे जाते हैं। ऑर्डर क्लेडोजाइलेल्स, ऑर्डर सिनोप्टेरिडेल्स। इसी प्रकार क्लास यूस्पोरेंजियोप्सिडा में ऑर्डर ओफियोग्लोसेल्स, जिसका की रिप्रेजेंटेशन ओफियोग्लोसम द्वारा किया जाता है। ऑर्डर मेरिटेल्स, जिसका की रिप्रेजेंटेशन मेराइटिया द्वारा या मेरेसिया द्वारा किया जाता है। डिवीजन फिलोफाइटा में नेक्स्ट क्लास है प्रोलेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा। प्रोलेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा में एक ऑर्डर ओस्मंडेल्स को वर्णित किया जाता है, जिसका की रिप्रेजेंटेशन ओस्मुंडा द्वारा किया जाता है। क्लास लेप्टोस्पोरेंजियोप्सिडा ये अंतिम क्लास है, जिसमें कि सबसे अधिक प्रगत प्रकार के वंश वर्गीकृत किए गए हैं। ऑर्डर फिलिकेल्स, जिसमें कि एडियंटम सम्मिलित है। ऑर्डर मार्सिलियल्स, जिसमें कि मार्सिलिया सम्मिलित है, और मार्सिलिया आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। और अंतिम ऑर्डर साल्विनियल्स, जिसमें कि साल्विनिया रखा गया है। आप देखेंगे कि अधिकांशतः मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला जलीय टेरिडोफाइट्स की श्रेणी में आते हैं। इसके पश्चात कॉफमैन एवं सहयोगियों ने 1989 द्वारा एक टेरिडोफाइट्स का ऐसा वर्गीकरण प्रस्तुत किया जिसमें 7 डिवीज़न विभाजित किए गए। इन 7 डिवीज़न में भी हम देखते हैं कि 2 श्रेणियां हैं, एक प्रारंभिक टेरिडोफाइट्स और एक प्रगत टेरिडोफाइट्स। प्रारंभिक टेरिडोफाइट्स को 3 डिवीज़न में वर्गीकृत किया गया है, अर्थात प्रारंभिक सेवनी टेरिडोफाइट्स को इन 3 क्लास में रखा गया है, जो इस प्रकार है। डिवीज़न राइनोफाइटा, जोस्टेरोफाइटोफाइटा और ट्राइमीरोफाइटोफाइटा। इसके अलावा जो प्रगत क्लासें हैं वह है साइलोफाइटा, लाइकोपोडियोफाइटा, इक्विसिटोफाइटा और डिवीज़न टेरोफाइटा। टेरोफाइटा को कॉफमैन और सहयोगियों ने 3 संवर्ग में विभाजित किया है। संवर्ग 1 ओफियोग्लोप्सिडा, संवर्ग 2 मेरियोप्सिडा और संवर्ग 3 पोलीपोडियोप्सिडा। इस प्रकार जो मान्य वर्गीकरण पद्धति है, जिसमें कि हम सभी प्रकार का जो कार्य टेरिडोफाइट्स के वर्गीकरण को लेकर के हुआ है, उसको हमने ICBN की जो नियम अनुसार एक रूपरेखा के रूप में यहाँ पर अध्ययन किया है। वर्गीकरण की ये जो रूपरेखा है, उसमें जब हम डिवीज़न के लक्षण पढ़ेंगे तब हम इन डिविजन्स को आगे और अधिक जो वर्गीकृत करेंगे। वह इसलिए कि पहले आप जो बड़े वर्ग हैं उनको याद करें, उसके बाद में अपन अंदर की तरफ जो है वो जाएंगे, जिससे कि ये क्लासिफिकेशन आपको पूर्ण रूप से
याद हो जाए। ये मैं रिपीट कर रहा हूँ हर बार कि आपके सिलेबस में 5 वंश टेरिडोफाइट्स के रखे गए हैं, जिसमें 3 होमोस्पोरस हैं और 2 हिट्रोस्पोरस हैं। होमोस्पोरस जो टेरिडोफाइट्स आपके कोर्स में वह लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और टेरिस। हिट्रोस्पोरस जो जेनरा है वो सिलेजिनेला और मार्सिलिया। कई बार ये सामान्य रूप से टीचर्स के द्वारा या जो एक्सटर्नल टीचर्स आते हैं उनके द्वारा ये पूछा जाता है कि आपके कोर्स में कौन कौन से टेरिडोफाइट्स वंश सम्मिलित हैं। तब हमें ये जो तथ्य है वो सहायता करते हैं, इसलिए आप इनको याद करें और सिलेबस को बहुत अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अध्ययन क्षेत्र हमारा क्या है, हमें क्या क्या अध्ययन करना है, आदि आदि। आज के जो क्लास वर्क है उसमें लघु उत्तरात्मक प्रश्न नंबर 1, सहवनी क्रिप्टोगेम्स को जिन 4 विकास रेखाओं में मुख्यतः वर्गीकृत किया जाता है उन विकास रेखाओं के नाम लिखिए। नंबर 2, टेरिडोफाइटा का सबसे विकसित वर्ग किसे कहा जाता है, किसे नाम माना जाता है, नाम लिखिए। और टेरिडोफाइटा का सबसे विकसित गण ऑर्डर कौन सा है, ये उसका नाम लिखिए। टिप्पणी या निबंधात्मक प्रश्न जो आपको पूछा जाता है वो है टेरिडोफाइटा के वर्गीकरण की रूपरेखा की संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। विद्यार्थियों, हम इसी माध्यम से फिर नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ये पठन पाठन सामग्री कोविड-19 महामारी के काल में विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन हेतु विषय वस्तु उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया चैप्टर है। ये केवल विषय की जानकारी सभी तक प्राप्य हो, इस उद्देश्य से किया गया नॉन प्रोफेशनल कार्य है तथा विषय वस्तु को सुगम तरीके से समझाने हेतु इसमें प्रयुक्त कुछ फोटोज व सामग्री नेट से प्राप्त की गई है। जिन महानुभावों ने नेट पर वनस्पति विज्ञान को अधिकाधिक प्रसारित और लोकप्रिय बनाने के लिए ये सामग्री और फोटोज नेट पर उपलब्ध कराई है, प्रस्तुतकर्ता उन सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता है, उन्हें धन्यवाद देता है। हम इसी माध्यम से फिर मिलेंगे। धन्यवाद।